नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एडू लवर्स में। मैं डॉक्टर बीपी सिंह फिर से लेके आया हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट राइटर्स और ऑथर्स एंड लिटरेरी टर्म्स पे प्रैक्टिस सेट। ये इससे पहले आपको लिटरेरी टर्म्स पे मैंने क्वेश्चंस कराए थे। इसी की श्रृंखला में आगे ये नए प्रैक्टिस सेट है। अगर वीडियो शुरू से अंत तक समझ में आए, क्वेश्चंस पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप इंग्लिश टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और अगर समस्या है तो आप ऑनलाइन और ऑनलाइन दोनों के लिए ही आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जो मेरा नंबर है 9411082085 पर। चलिए साथियों, तो आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट की क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है साथियों, इन विच ईयर गोल्सवर्दी वॉज ऑनर्ड ऑर्डर ऑफ मेरिट। साथियों, इसमें पूछा है गोल्सवर्दी जी को किस ईयर में ऑर्डर ऑफ मेरिट आपको दिया गया था। आपका ऑप्शन, देयर आर 4 ऑप्शंस। ए 1929, बी 1928, सी 1930, डी 1931। I know most of you know its answer. The correct answer is 1929। 1928 जो गोल्सवर्दी के किस चीज के लिए जाना जाता है? 1928 में साथियों इनकी एक रचना आई थी, स्वान सॉन्ग। तो इनकी स्वान सॉन्ग के लिए 1928, 1930 ये किसके लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है ऑन फोरसाइट चेंज के लिए। इनका एक वर्क आया था ऑन फोरसाइट चेंज। नेक्स्ट 1931 में इनका कोई वो नहीं, लेकिन 1932 में अगर हम देखते हैं तो ही गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। अब आपको ये बताना है कि इनको नोबेल प्राइज किस वर्क के लिए दिया गया, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइटल ला एलगरो और इल पेंसरसो आर रिलेटेड टू। आपको इसका उत्तर बताना है कि ला एलगरो इल पेंसरसो किससे रिलेटेड है? म्यूजिकोलॉजी, माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, नन ऑफ दीज। पहले तो आप इसका आंसर जानिए। इसका आंसर है म्यूजिकोलॉजी। और ये किनकी जो दो वर्क की बात चल रही है, ये जॉन मिल्टन। अब आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जॉन मिल्टन किस किस एज से रिलेटेड थे और इनको और क्या कहा जाता है। बाकी जो दोनों रचनाएं हैं वो म्यूजिकोलॉजी से रिलेटेड हैं, बाकी इनमें से किसी से नहीं है। और ये दोनों ही रचनाएं किनकी हैं? जॉन मिल्टन की। इनको सिस्टर पोइम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? सिस्टर पोइम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल प्राइड एंड सोशल कन्वेंशन इज द प्लॉट और थीम ऑफ द स्ट्राइप, सिल्वर बॉक्स, द लॉयल्टीज और द शो। ये जॉन गोल्सवर्दी के 4 प्लेज हैं। जॉन गोल्सवर्दी के 4 प्लेज दिए हुए हैं। तो ये जो प्लॉट है किसके लिए है? स्ट्राइप के लिए है, द सिल्वर बॉक्स के लिए, द लॉयल्टीज के लिए, या द शो? तो अगर आपने प्ले पढ़ा होगा लॉयल्टीज, इसमें सोशल प्राइड मीन्स अपनी जाति के लेकर के क्रिश्चियंस अपने पे प्राइड करते हैं और जीव अपने पे प्राइड करते हैं और एक दूसरे को वो दिखाते हैं। सोशल कन्वेंशन जो इनमें डिफरेंस कर रखा है, तो ये थीम किसकी रही है? लॉयल्टीज की। अब बात ये आती है कि आपका जो सिल्वर बॉक्स है उसमें क्या है? सिल्वर बॉक्स, पहले इसकी बात करें तो इसमें है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन
कैपिटल एंड लेबर। अब ये तो इसकी ऑलरेडी दी हुई है। अब बात करते हैं सो की। तो सो के लिए क्या है आप बताएंगे? सफरिंग कॉज टू इंडिविजुअल्स। सफरिंग शॉर्ट में कर रहा हूं, सफरिंग कॉज टू इंडिविजुअल थ्रू पब्लिक, थ्रू पब्लिक और मीडिया। अब आपका एक बचा स्ट्राइफ, ए को हम ऐसे ले लेते हैं। अब बताइए इसके लिए क्या रहेगा स्ट्राइफ का? दैट इज योर दिस इज द आंसर ऑफ दिस। एंड लॉयल्टीज के लिए आंसर तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है। तो ये हमारा किसका है? सोशल स्ट्राइप के लिए। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटल एंड लेबर स्ट्राइप का हाँ हो गया आपका, शो का हो गया, लॉयल्टीज का हो गया। सिल्वर बॉक्स का देखेंगे, ये सिल्वर बॉक्स का इसके लिए कहेंगे आपका वन लॉ फॉर रिच, वन लॉ फॉर रिच एंड अनदर फॉर पुअर, फॉर पुअर। आपने देखा होगा जॉन्स पुअर से बिलोंग करता है, और जो मिस्टर बाथविक एंड मिसेस बाथविक है ना, जॉन बाथविक, तो इनका अपने बेटे को बचाने में केवल अपने पैसे और एमपी होने के कारण सफल रहते हैं। तो ये इन चारों का प्लॉट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द मेन सब्जेक्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, मेन सब्जेक्ट और मेन थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट आपका ऑप्शन है द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, एडम एंड ईव्स डिसोबीडियंस, द फाइट बिटवीन गुड एंड इविल, और नेक्स्ट दिया है हेवंस बैटल एंड सैटन्स ट्रेजिक फॉल। व्हाट विल बी द राइट आंसर? अगर पढ़ा है तो आपको जरूर पता होगा। एडम एंड ईव्स डिसोबीडियंस द मेन सब्जेक्ट और मेन थीम ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। अब बात आती है पैराडाइज लॉस्ट के, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पैराडाइज लॉस्ट कब लिखना शुरू किया? आपका शुरू किया था इन्होंने 1658 में। जॉन मिल्टन की रचना है 1658। ये कंप्लीट कब हुआ? 1665 में। पब्लिश कब हुआ? 1667 में। ये पब्लिश डेट ये कंप्लीट की है, और ये आपकी रिटर्न के शुरू की है। अब ये कैसा वर्क है? ये एपिक है। ये एपिक कैसा है? ग्रांड स्टाइल में लिखा गया है, ग्रांड स्टाइल में लिखा गया है। अब शुरू में बिगिनिंग में इसमें साथियों 10 बुक्स आई थी, लेकिन अगले एडिशन में इसको 12 बुक्स में स्प्लिट कर दिया। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि 12 बुक्स में कौन कौन सी बुक को स्प्लिट करके 12 बुक बनाई गई हैं, जो शुरू में बिगिनिंग में 10 बुक्स थी। ये आपका पैराडाइज लॉस्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। नेक्स्ट, द यंगेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर की सबसे यंगेस्ट फॉर्म कौन सी है? नॉवल है, ड्रामा है, शॉर्ट स्टोरी है, पोइट्री है। तो साथियों सबसे बाद में आने वाली टर्म है नॉवल। ये सबसे लेटेस्ट और यंगेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर मानी जाती है। अब बात यह है कि हु इज द फादर ऑफ नॉवल? हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल? तो इंग्लिश नॉवल का फादर किसको माना जाता है? अगर आता है तो फटाफट से कमेंट करके बताएं, और नहीं तो बताएंगे। ड्रामा तो एंशियंट और जो सबसे पुरानी फॉर्मों में मानी जाती है। शॉर्ट स्टोरी और ऐसे ये इसी का पार्ट आते हैं। पोइट्री भी काफ़ी पुरानी है। तो सबसे लेटेस्ट फॉर्म में कौन सी है?
चलिए, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल इज डैनियल डिफॉय। कौन है? डैनियल डिफॉय। अब इनकी एक रचना आई थी, कौन सी? डैनियल डिफॉय की, रॉबिन्सन क्रूसो। कौन सी में? 1719 में। 1719 में जो रचना आई थी डैनियल डिफॉय की, रॉबिन्सन क्रूसो, उसमें सबसे पहले इनको नॉवेल को सिस्टमेटाइज फॉर्म में वो किया है, इसलिए इनको फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल माना जाता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन डियर। बेसिकली इंटरलूड लेज एम्फेसिस ऑन। सामान्यतः इंटरलूड किस पर जोर देता है? देयर आर 4 ऑप्शंस: आर्टिस्टिक वैल्यूज, मोरलिटी, रफ एंड प्यूराइल फन और सीरियसनेस। अब आपको बताना है कि इंटरलूड किस पर जोर देता है, तो इसका आंसर है हमारा ए, आर्टिस्टिक वैल्यूज। अब ये क्या होता है इंटरलूड? ये होता है, इसको सही से अगर कहें तो बिटवीन द प्ले का सही अर्थ क्या होता है? हंसी मजाक के लिए जब जो ऑडियंस होती है जब ऊब जाती है ट्रेजिडी वगैरह में, तो उसमें उनको ट्रेजिडी उससे वगैरह से थोड़ा सा रिलैक्स देने के लिए एक इंटरलूड डाला जाता है, काय के बीच में, बिटवीन द प्ले। तो एक नाटक के बीच में अगर कुछ मनोरंजन का इस तरीके का डाल के, और उसका वास्तविक उद्देश्य क्या होता है? आर्टिस्टिक में। इज दैट क्लियर? अब इंटरलूड आप जॉन गोल्सवर्दी के में पढ़ते हैं, अन्य आपने बहुतेरे पढ़े हैं, और साइड सागा पढ़ेंगे तब इंटरलूड मिलेंगे। ऐसे ही अन्य कई प्लेज में इंटरलूड का बहुत प्रयोग किया गया है। तो दिस इज और दिस लेज एम्फेसिस ऑन आर्टिस्टिक वैल्यूज। नेक्स्ट, a compelling speech which is addressed to large audience, compelling or loud sounding speech is called harangue। क्या कहलाती है साथियों? harangue। देखेंगे एक आपका जो दिया हुआ है, harangue के बाद में दूसरा है आपका स्किंसन। स्किंसन का मतलब होता है द रिदम ऑफ लाइन ऑफ वर्स, स्किंसन कहलाता है। असाइड, ये भी एक लिटरेरी टर्म है, जब कैरेक्टर कई स्टेज पे हैं और कोई एक जो स्पीकर है वो एक तरफ होकर के अपनी बात ऑडियंस को तो सुनाता है, ऑडियंस तो सुन रही होती है, लेकिन इट इज सपोर्ट दैट अदर कैरेक्टर्स आर नॉट हियर टू हिम, तो उसको कहते हैं असाइड। और एक है स्किज्म, इसका मतलब होता है स्प्लिट, किसी चीज को दो भागों में बांट देना। क्लियर है? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द क्रेडिट फॉर डेवलपिंग द एपिक थिएटर। एपिक थिएटर को डेवलप करने का क्रेडिट किसको जाता है? बर्टोल्ट ब्रिचेट, क्रिस्टोफर मार्लो, बर्नार्ड शॉ, विलियम शेक्सपियर। देखेंगे दिस इज नॉट एपिक, दिस इज एपिक थिएटर, दिस इज न्यू टर्म, दिस वाज डेवलप्ड बाय बर्टोल्ट ब्रिचेट। और आपको ये पता होगी कि बर्टोल्ट ब्रिचेट ने ये 1920 में इसको वो किया था, और ये एक जर्मन प्लेराइट थे, जर्मन प्लेराइट, जिन्होंने एपिक थिएटर को कॉइन किया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओटावा रीमा, दिस इज ओटावा रीमा वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लिश। ओटावा रीमा को इंग्लिश में किसने इंट्रोड्यूस किया? थॉमस व्याट ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, सिडनी ने और जॉफरी चौसर। तो आप जॉफरी चौसर तो आप पढ़ते हैं किसमें? प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में, है ना। सिडनी है, हर्बर्ट स्पेंसर है, थॉमस व्याट है। आपका सही उत्तर क्या होगा साथियों? थॉमस व्याट। अब थॉमस व्याट ने जो ओटावा रीमा दी, ये क्या होता है? 8 लाइन स्टेंजा। क्या कहलाता है ओटावा रीमा? दिस इज 8 लाइन्स स्टेंजा। इसकी रिदम क्या, राइम क्या होगी? राइम स्कीम होगी ए बी ए बी ए बी सी सी। दिस विल बी ओटावा रीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन। डायर्ज इज रिलेटेड टू, डायर्ज का संबंध किससे है? फ्यूनरल से, मैरिज से, चाइल्ड बर्थ से, ऑल ऑफ अबव, सभी से। बताएं साथियों।
लिटरेरी टर्म में डायज भी बहुत पोइट्री में चलता है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म मानी जाती है। दिस इज रिलेटेड टू फ्यूनरल। फ्यूनरल का मतलब जानते हैं, दाह संस्कार। और वी कैन से डेथ सॉन्ग कह सकते, क्या कह सकते हैं, डेथ सॉन्ग्स। और मृत्यु पे गाया जाने वाला गीत। मैरिज इसलिए नहीं कि मैरिज के लिए होता है जो टर्म एपिथेलेमियम, क्या होगा, एपिथेलेमियम। और चाइल्ड बर्थ सॉन्ग, ललवाई वैसे चाइल्ड सॉन्ग होता है, और चाइल्ड बर्थ सॉन्ग के लिए आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या यूज करेंगे। ऑल ऑफ अब नहीं आएगा, तो राइट आंसर क्या होगा साथियों आपका, फ्यूनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑपरेटा किसका उदाहरण है, बैलेड का, म्यूजिकल कॉमेडी का, सोनेट का, एपिसोड का। तो बताएंगे साथियों सही उत्तर क्या होगा। ये म्यूजिकल कॉमेडी का एग्जाम्पल होता है ऑपरेटा। बैलेड क्या होता है, बैलेड अ शॉर्ट स्टोरी इन वर्स, शॉर्ट स्टोरी इन वर्स is called ballad. It narrates a story or it is a song that tells a short story. It is called ballad. अब सोनेट क्या है, सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। दो प्रकार की होती है, इटालियन और इंग्लिश सोनेट। एपिसल क्या होता है, अ फॉर्म ऑफ लेटर इन रिलीजन और रिलीजियस सॉन्ग। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोरिकल इवेंट्स आर ड्रामेटाइज्ड इन। अगर आप टर्म पढ़ते हैं तो ये पढ़े जाते हैं, क्रॉनिकल प्लेज कौन से हैं, साइकिल क्या हैं, कॉमिक प्लेज क्या हैं, ट्रेजिक प्लेज क्या हैं, ट्रेजिक कॉमेडी प्लेज क्या हैं। तो हिस्ट्रिकल प्लेज का संबंध किससे होता है, हिस्ट्रिकल प्लेज का संबंध क्रॉनिकल, क्रॉनिकल मीन्स सीरीज प्लेज। और हिस्ट्री में क्या है, किसी भी इवेंट को एक के बाद एक दर्शाया जाता है, तो इसको बोलते हैं हिस्ट्रिकल इवेंट्स। लगा दो। नेक्स्ट, who is known as prophet of एस्थेटिसिज्म। एस्थेटिसिज्म का प्रोफेट और फादर किसको कहा जाता है, जीवी शॉ को, वोडेलियर को, ऑस्कर वाइल्ड को, फ्लॉगरेट को। आपने अगर पढ़ा होगा तो प्रोफेट ऑफ एस्थेटिज्म इज कॉल्ड ऑस्कर वाइल्ड। आर्ट फॉर आर्ट से इनका नारा था, आर्ट फॉर आर्ट से। नेक्स्ट, द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई। नेगेटिव कैपेबिलिटी को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करा, सेली ने, अर्नोल्ड ने, कीट्स ने, कॉलेज ने। चारों में से कौन सा आंसर सही होगा साथियों, इसका सही आंसर होगा आपका जॉन कीट्स। और जॉन कीट्स क्या कहते हैं कि कैपेबल इन, सॉरी नॉट इन, दिस इज ऑफ बीइंग अनसर्टेनिटी। जब अनसर्टेनिटी है, आप उस समय भी काम को करने में समर्थ रहते हैं, तो नेगेटिविटी में कैपेबल हैं आप काम करने में। तो द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन कीट्स। इसका मीन्स ये होता है, ये सबसे पहले इन्होंने दिसंबर 1817 में अपने भाई के लिए, ब्रदर के लिए एक लेटर लिखा था, ब्रदर्स लेटर। उसमें इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया है साथ में। और एसटी कॉलेज ये लेक पोइट कहलाते हैं। ये वर्ड्सवर्थ के कोलेब्रेशन में इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण रचना लिखी, उसका आप नाम जानते हैं, दैट इज लिरिकल बैलेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म
ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, ये सबसे पहले टर्म को इंट्रोड्यूस करने वाला कौन है? टी.एस. इलियट, जॉन कीट्स, ड्राइडन और शेक्सपियर। तो बताएं साथियों, आपका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, डी। आपका सही उत्तर होगा टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को हैमलेट, कौन सा? हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, हिज प्रॉब्लम में इंट्रोड्यूस किया है। और ये क्या है, इन्होंने तो इसको इंट्रोड्यूस किया, लेकिन कॉइन किसने किया था? दिस इज कॉइन्ड बाई वॉशिंगटन एलेस्टन, वॉशिंगटन एलेस्टन। ये एक अमेरिकन राइटर थे जिन्होंने सबसे पहले कॉइन किया, और फिर बाद में इनको इंट्रोड्यूस किसने किया? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को टी.एस. इलियट ने किस रचना में किया? हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, सेजुरा इन अ पोएम इंडिकेट, सेजुरा किसको इंडिकेट करता है? देयर आर 4 ऑप्शंस, द थीम ऑफ लव, टेंस एटमॉस्फेयर, अ पॉज इन द लाइन ऑफ वर्स डिक्टेटेड बाई नेचुरल रिदम ऑफ लैंग्वेज, और नन। योर राइट आंसर वुड बी सी, अ पॉज इन द लाइन ऑफ वर्स डिक्टेटेड बाई नेचुरल रिदम ऑफ लैंग्वेज। ये सेजुरा मोस्टली सोनेट या अन्य पोएम में यूज किया जाता है। जब सोनेट को हम 2 भागों में बांटते हैं, 14 लाइन है, 14 लाइन को आपने 8 लाइन और 6 लाइन, ऑक्टेव और सेस्टेट। तो जहाँ 8 लाइन के ऑक्टेव के बाद हम सेजुरा का प्रयोग करते हैं, वहाँ इसका यूज होता है। तो ये एक पॉज होता है सेजुरा। इज दैट क्लियर? देन योर राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, द नॉर्मल ग्रुप ऑफ सिलेबल्स इन इंग्लिश, सिलेबल्स पढ़ते हैं, मीटर पढ़ते हैं, ये प्रोसोडी का पार्ट है। अगर साथियों आपको नहीं है तो आप बताएं, तो मैं केवल प्रोसोडी के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, देखेंगे। तो नॉर्मल ग्रुप ऑफ सिलेबल्स क्या कहलाता है? याम्बिक कहलाता है, प्रोक्टिक कहलाता है, एनापिस्टिक कहलाता है, ये सभी। तो ये सभी नॉर्मली किसके पार्ट हैं? सिलेबल्स के। आंसर होगा ऑल ऑफ दी। नेक्स्ट, ऑक्सीमोर्न एंड ओनोमोटोपोइया आर ड्राइव्ड फ्रॉम द लैंग्वेज। ये 2 फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, ऑक्सीमोर्न, ओनोमोटोपोइया। आप जानते हैं ओनोमोटोपोइया साउंड के लिए, ऑक्सीमोर्न अपोजिट कंट्रास्ट के लिए। तो ये पूछ रहा है कि ये किस लैंग्वेज से लिया गया है? रशियन से, ग्रीक से, फ्रेंच से, लैटिन से। तो इसका सही आंसर होगा बी, ग्रीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएम कंटेन्स मिल्टन्स व्यूज ऑन पोइट्री। मिल्टन की कौन सी पोएम में हम काव्य के ऊपर विचार पाते हैं? देयर आर योर 4 ऑप्शंस, देयर आर 4 ऑप्शंस, ला एल्गरो, पैराडाइज लॉस्ट, लिसिदास, कॉमस। साथियों, अगर आप पीजीटी में वास्तव में बैठ रहे हैं और आप ने इनकी कविताएं डिटेल में नहीं पढ़ी, तो समझिए कि आप एग्जाम देने नहीं जा रहे, आप केवल टाइम पास कर रहे हैं। अगर टाइम पास नहीं करना है आपको, अगर वास्तव में परीक्षा में शामिल होना है, तो पूरे जी जान से एक एक पोएम की पूरी डिटेल्स, इनकी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, वो सब रट डालिए। ला एल्गरो इल पेंसरसो मैंने अभी बताई थी, ये ट्विन पोएम्स होती है। कौन सी है? ट्विन पोएम्स या सिस्टर पोएम्स, ट्विन पोएम्स। और ये हॉर्सन पीरियड की है। पैराडाइज लॉस्ट आपका एपिक है। लिसिदास ये एक पेस्ट्रल एलिजी है। ओ, दिस इज ओ, पेस्ट्रल। कॉमस, दिस इज मास। अब ये है कि मिल्टन ने पोइट्री के विचार जो जैसे डेफिनेशंस देते हैं राइटर्स, तो वो किस में दिया हुआ है? दिस इज लिसिदास, पैराडाइज लॉस्ट, ला एल्गरो और कॉमस। योर राइट आंसर इज दिस इज सी, लिसिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम वर्ड्सवर्थ कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब,
विलियम वर्ड्सवर्थ को सबसे अच्छे रूप में अ रेनेसा पोइट, न्यू क्लासिकल पोइट, अ सैटनिक पोइट और लेक पोइट देखेंगे। रेनेसा पोइट जो रेनेसा पीरियड के न्यू क्लासिकल एज से बिलोंग करते हैं, न्यू क्लासिकल पोइट। सैटनिक बताएंगे ये कमेंट करके किस किस राइटर को सैटनिक पोइट कहा जाता है, या सबसे पहले किसके लिए यूज किया गया। अब विलियम वर्ड्सवर्थ का तो ये है लेक पोइट। लेक पोइट में कौन कौन है? एस.टी. कॉलेज, विलियम वर्ड्सवर्थ और रॉबर्ट सदी, ये तीनों लेक पोइट कहलाते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज लेक पोइट। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ द प्रेल्यूड इज। प्रेल्यूड की स्टडी क्या है? इसके सही एक सेंटेंस में कहें कि प्रेल्यूड की स्टडी क्या है? ए, द ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, बी, द ग्रोथ ऑफ पोइट्स ब्रेन, सी, द ग्रोथ ऑफ पोइट्स इंटेलेक्ट, डी, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज द ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड। इनके किसी उसके लिए पोर्ट को यूज किया गया है, तो आप बताएंगे कि वर्ड्सवर्थ की किस वर्क के लिए और कौन से पार्ट को पोर्टिको के रूप में यूज किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चन है, कॉलेज क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन। कॉलेज और वर्ड्सवर्थ फ्रेंड थे, इन्होंने कोलिब्रेशन में काम किया, लेकिन कॉलेज ने ही इनकी पोएटिक थ्योरी को क्रिटिसाइज किया। तो वो किस में किया? बायोग्राफिया लिटरेरिया में, डेफोडिल्स में, लिरिकल बैलेट्स में या प्रेल्यूड्स में। तो साथियों आपका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर वुड बी बायोग्राफिया लिटरेरिया। ये एस.टी. कॉलेज का वर्क है। देखेंगे ये तीनों डेफोडिल्स अकेली वर्ड्सवर्थ की है, ये एस.टी. कॉलेज और डब्ल्यू मीन्स विलियम वर्ड्सवर्थ की है, प्रेल्यूड भी अकेले वर्ड्सवर्थ की है। ये दोनों का कोलेब्रेशन में लिखा गया है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? Who said Milton wrote no language? Milton was criticized by this sentence by Relief, by Walter Pater, by Oliver Elton or Dobry. Then what would be your right answers here? Your right answer would be Relief. Relief said Milton wrote no language. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप लर्न करके या स्क्रीनशॉट मार के रखें। और फिर कहा साथियों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मैं आपको और बेहतरीन अच्छे से अच्छे वीडियो बना के दे सकूं और आपकी परीक्षा में जो भी संभव है मैं मदद कर सकूं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नो ऑफ पुलिस इंस्पेक्टर अपीयर्स इन द प्ले। ये सब किसके वर्क्स हैं? ये तो आपको पता ही है, दीज आर वर्क्स बाई जॉन गोल्सवर्दी। ये सब जॉन गोल्सवर्दी के हैं। अब स्नो पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में यूज किया गया है, वो किस उसमें आया है? तो अभी हमने बात करी थी सिल्वर बॉक्स, वन लॉ फॉर पुअर अनदर फॉर रिच। ये थीम जो इसकी है, इसी में स्नो नाम का एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है। लॉयल्टीज मैंने बताई थी, इसमें कैप्टन डांसी है मेन कैरेक्टर। मॉब के बारे में आप बताएंगे कि इसका कौन है? इसमें है स्टीफन मोरे। और जस्टिस, इसका हीरो है विलियम फाल्डर। सिल्वर बॉक्स में वैसे तो इनमें कोई मुख्य हीरो नहीं है, सभी वो है, पर मेन कैरेक्टर के रूप में किसको यूज किया है? जोन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ इज वन ऑफ चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री, हु स्पीक्स। ये किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ इंग्लिश की चीफ ग्लोरीज थे, किसमें? काव्य में। वर्ड्सवर्थ इज वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री, हु स्पीक्स। ये डेफिनेशन किसने दी? टेनिसन ने, मिल्टन ने, अर्नोल्ड ने, कॉलेज ने। बताएंगे साथियों कि इसका आंसर सही क्या होगा? दिस इज गिवन बाय अर्नोल्ड।
अब आपको कमेंट ये करके बताना है कि टेनीसन ने इनके बारे में क्या कहा है। मिल्टन तो पहले हुए थे तो नहीं इनके बारे में, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के बारे में कहा है, वो बताना है आपको। और कॉलेज इनके कंटेम्पररी थे, इन्होंने क्या कहा। नेक्स्ट, एंड सो ऑन पॉपुलराइज्ड गोल्सवर्दी एज अ ड्रामेटिस्ट, खाली जगह है तो यहाँ आपको सही बताना है इसमें क्या भरा जाएगा। स्ट्राइप, जस्टिस, सिल्वर बॉक्स, लॉयल्टीज बताएंगे साथियों। सही उत्तर क्या होगा। गोल्सवर्दी को ड्रामेटिस्ट के रूप में किसने पॉपुलराइज कर दिया था। सिल्वर बॉक्स कौन सी ईयर में आया था, 1906 में। सबसे पहला पॉपुलर प्ले जो इनके अपने नाम से आया। देखेंगे, लाइफ इज वन लॉन्ग टेम्पटेशन, दिस इज फेमस लाइन ऑफ, ये किसकी है। विंडोज की, जस्टिस की, सिल्वर बॉक्स की, मॉब की। लाइफ इज वन लॉन्ग टेम्पटेशन, ये आप अक्सर करके जब भी टीजीटी पीजीटी की कोई भी किताब खोलते हैं, प्रकाश और दूसरी कौन कौन सी आ रही है मार्केट में, तो उन सब में दिया है। तो आपको ये बताना है कि ये फेमस लाइन किस प्ले की है। तो ये कोई वो नहीं है, ये तो जस्टिस की है। कमेंट आपको ये करके बताना है कि जस्टिस में हु स्पीक्स, किसने ये लाइन बोली है, आपको ये बताना है। नेक्स्ट, अ पोएम एक्सप्रेसिंग मेडिटेशन अबाउट नाइट इज नोन एज लाइट वर्स, मोनोडी, नॉक्ट्रिनल और एपिलियन। योर राइट आंसर वुड बी नॉक्ट्रन। मोनोडी और थ्रेनोडी ये एक पेस्टल एलजी का ही पार्ट है। लाइट वर्स इसका अलग अर्थ है, तो इसका सही आंसर है हमारा नॉक्ट्रिन। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवा इज करेक्टर अपीयर्स इन, मनोवा किसका फेमस करेक्टर है। फैमिली मैन का, किंग लियर का, और ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। इसमें एक कर देते हैं पैराडाइज लॉस्ट, और एक कर देते हैं साथियों हम सैमसन एगनिस्टीज। अब आपको बताना है, ये दोनों ऑप्शन हमने काट दिए हैं। अब आपके पास हैं द फैमिली मैन, किंग लियर विलियम शेक्सपियर का है। द फैमिली मैन जॉन गोल्सवर्दी का है। पैराडाइज लॉस्ट और सैमसन एगनिस्टीज किसकी रचना है, ये आप जानते हैं जॉन मिल्टन की। तो मनोवा किसका वो है, सैमसन एगनिस्टीज का फेमस कैरेक्टर है, जो फेमस नहीं है लेकिन यूज हुआ है उसमें। देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन, द आइमा इज रिटन बाय, ये जो वर्क है इट इज रिटन बाय शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, गोल्सवर्दी। तो योर राइट आंसर वुड बी बी, मिल्टन। साथियों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, और फिर कल आपको टर्म पे एक और नया वीडियो, इससे आपके एग्जाम की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आप इसको देखते रहें, पूरा देखें और अपने साथियों को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।